भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 1 में हम बात करेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र अध्याय 1 का पहला भाग होगा। तो इसमें हम बिना देरी किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश क्या होता है? चार्ज। तो आवेश किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश द्रव्य का गुण होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु वैद्युतमय हो गई है अथवा वैद्युतमय नहीं हुई। तो क्या कहा जाता है कि आवेश पदार्थ का गुण है जो यह बतलाता है कि वस्तु जो है वैद्युतमय हो गई है। यानी एक लाइन में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? विद्युत विद्युता। विद्युत विद्युता को ही आवेश कहते हैं। और किसमें? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विद्युता को ही आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश की बात हो रही है? वैद्युत आवेश की बात हो रही है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी जो चार्ज है, आवेश है, वो द्रव्य का क्या होता है? एक गुण होता है जो यह दर्शाता है कि वो द्रव्य वैद्युतमय हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करेंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर देखिए दो सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण का। सजातीय आवेशों के बीच या सजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो विजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो आवेशों की प्रकृति के बारे में जान गए कि आवेश क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो विद्युत विद्युता को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब आवेश का हम कुछ गुण जान लेते हैं। आवेश के गुण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश क्या है? अदिश राशि। आवेश जो है अदिश राशि है, लेकिन इसमें प्रवाह की दिशा भी होती है। आवेश जो है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होता है। आवेश ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होता है। ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होता है। तो ये हो गया आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश का मात्रक अगर देखा जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक
सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ठीक, तो आवेश के मात्रक हो गए छोटे बड़े मात्रक। छोटे मात्रक में हो गया फ्रैंकलिन और बड़े मात्रक में हो गया फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और आवेश का जो सबसे चर्चित मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश की मात्रा की अगर बात करें, आवेश क्वांटीकृत होता है और Q बराबर होता है क्या? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne, जिसमें E को हम क्या कहते हैं? E जो है आवेश की मात्रा है। E आवेश की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो ये हो गया आवेश का मात्रक कूलाम, छोटा बड़ा मात्रक। और आवेश Q बराबर क्या होता है? Ne, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पर मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर प्लस चार्ज है। किसी वस्तु पर प्लस चार्ज क्या बतलाता है? किसी वस्तु पर धनावेश, अर्थात उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी। या इसी का उल्टा कह देगा इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बताइए आवेश की प्रकृति कैसी होगी? तो आवेश कैसा होगा? धनात्मक होगा। किसी वस्तु पर ऋण आवेश, अर्थात क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर कह देगा कि किसी आवेश पर ऋण आवेश है, ठीक, या कह देगा कि किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो वो हो जाएगा ऋणावेशित। अब देखिए इसी में जैसे अल्फा कण पर आवेश की बात है, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, तो अल्फा कण पर आवेश हो जाता है प्लस का 2e। ठीक, Cu प्लस पर आवेश क्या हो जाएगा? प्लस e। और Cu प्लस 2 पर क्या हो जाएगा? प्लस 2e। Fe प्लस 2 पर आवेश क्या हो जाएगा? प्लस 2e। और Fe प्लस 3 पर क्या हो जाएगा? प्लस 3e। 7n14 की बात है, तो ये देखिए जो परमाणु क्रमांक है वही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दर्शाता है। तो इसमें आवेश क्या हो जाएगा? प्लस का 7e। अब E की जगह पर क्या रखना होगा? यही 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो ये हो गया आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, आवेश कैसी राशि है। ठीक, और किसी भी वस्तु पर अगर धन आवेश है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और किसी पर ऋण आवेश होता है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कोई तत्व दे दिया x, ये हो गया z और ये हो गया a, ये कोई तत्व है, तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो क्या है? z है। और यही क्या कहलाता है? प्रोटॉनों की संख्या। और यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो Ze का मतलब क्या हो गया? इस परमाणु नाभिक में Z इलेक्ट्रॉन, और A क्या है? उसका परमाणु भार है। तो परमाणु भार क्या है? कैपिटल A, जिसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, P + N।
एक और बात आती है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? तो संरक्षण, किसी भी चीज का संरक्षण का मतलब होता है कि न तो उसे नष्ट करना और न ही उसे उत्पन्न करना, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। तो आवेशों का संरक्षण क्या होता है? यहाँ पर हम देख लेते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आवेश, आवेश के प्रकार, ठीक, और आवेश के कुछ गुण, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वैद्युत आवेश और क्षेत्र है। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या उसके ग्रुप का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु अगर उपस्थित हो या उसे रखा जाए तो वस्तु किसका अनुभव करे? वैद्युत बल का अनुभव करे। जिस क्षेत्र में वस्तु है उस चीज का अगर अनुभव करेगी तो वो वैसा क्षेत्र कहलाएगा। जैसे इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। वैद्युत बल का अनुभव करती है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई वस्तु इसका अनुभव करती है, वैद्युत बल का अनुभव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते कैसे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है वैद्युत बल रेखाओं को। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं? वे काल्पनिक वक्र होती हैं, ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक। अब बात आती है वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। वैद्युत बल रेखाओं का गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या होता है कि धन सिरे से बाहर की ओर व ऋण सिरे से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो देखिए प्लस सिरे से किधर जाएंगी? बाहर की ओर,
और माइनस सिरे से अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। जो असंभव है। तो और देखिए, जब वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। बल रेखाएं पास पास हैं तब क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। प्रबल वैद्युत क्षेत्र। और बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वहां क्या होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चार या ग्रुप ऑफ चार के चारों ओर का एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु रखें तो वो क्या हो जाए, वैद्युत बल का अनुभव करें। और वैद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते कैसे हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं से। तो वैद्युत बल रेखाएं देखिए जब पास पास हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत बल रेखाएं जितना दूरी जाएंगी उतना क्या होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर पास पास हैं इसलिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, प्रबल होगा। ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जो किसको दर्शाएंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। और प्लस सिरे से बाहर होते हुए और अंदर सिरे से अंदर आते हुए प्रवेश करेंगी, अंदर की ओर दर्शाएंगी। अब देखते हैं हम वैद्युत क्षेत्र के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दर्शाते हैं और ये जो है सदिश राशि होती है। तो वेक्टर ई बराबर हो जाता है क्या, एकांक परीक्षण आवेश पर, ये देखिए Q0, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा गया, परिभाषा आप यहीं से समझ सकते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, अनुपात को, रेशियो को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर F/Q0। यहाँ जो Q0 क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश है। Q0 क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, यह सदिश राशि है। ई एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है।
और सदिशों का यह गुण होता है कि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो जब चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तब भी प्लस रखेंगे। बस देखना क्या होगा, दिशा। दिशा अगर विपरीत होगी तब चिन्हों को हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस रखेंगे। अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो देखिए कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हम ले लेते हैं, एक है Q1 और एक है Q2। उनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो किन्हीं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो चार्ज होते हैं कूलाम के नियम में, वो स्टेशनरी चार्ज होते हैं, स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, गतिक चार्ज नहीं होते हैं, ये अपने जगह पर स्थिर होते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसमें आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, वो निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों सजातीय आवेश हैं तो कैसा बल रहेगा, प्रतिकर्षण का, और एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण का। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम देखें तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, और जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, आ जाता है कोई नियतांक, तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो हो गया आपका कूलाम का नियम, और यहाँ जो नियतांक है उसका मान है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10 पर -12। और मात्रक कहाँ से आएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर आप यहाँ ले जाएं तो बल आ जाएगा नीचे, और 4 पाई तो नियतांक है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो गया। आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम में है क्या, बल है, तो बल एक सदिश राशि होती है, तो उसको हम लिख देंगे वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। किसी का भी सदिश रूप ज्ञात करना है तो R कैप का क्या करना होता है, गुणा। R कैप को हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। देखिए R कैप बराबर होता है वेक्टर R बटे मॉड ऑफ वेक्टर R। तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे ये वेक्टर R बटे हो जाएगा R, तो यहाँ हो जाएगा इंटू
वेक्टर आर बटे आर क्यूब न्यूटन। तो ये हो गया कूलाम का नियम। तो ये हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का पार्ट 1 है। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। अब बात आती है जो कूलाम का नियम है वो किस पर आधारित होता है। तो कूलाम का नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित होता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। तो देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो किस पर आधारित होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित होता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम। तो नोट में एक पॉइंट हो गया क्या कि कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। ठीक, तो इस तरह से आज का हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें।